500 साल पहले एक छोटा सा राज्य था जहाँ के राजा थे रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह एक बहुत ही निर्दयी राजा था। उसे तो बस अपने दान कोष और वैभव की चिंता थी, इसीलिए वो अपनी प्रजा से अनुचित लगान वसूल करता था। कई सालों से उनकी प्रजा सूखे की मार झेल रही थी, फिर भी राजा रघुवीर किसानों से लगान वसूल कर रहा था। हमारा लगान अभी तक हमें नहीं मिला। लगान समय पे ना देने की सजा जानते हो ना, 100 कोड़े। गलती माफ हो महाराज, खेत बंजर हो चुके हैं, अकाल आ चुका है, पानी की एक बूंद तक नहीं है महाराज, ऐसे में हम लगान कैसे देंगे? वो सब हमें नहीं पता, हमारा लगान हमें किसी भी परिस्थिति में चाहिए, अन्यथा लगान के बदले अपनी जमीन हमें दे दो। किसानों के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो ना ही लगान दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जमीनें राजा रघुवीर सिंह को दे दी और राज्य छोड़कर निकल गए। अरे जाओ, मुझे तुम जैसे कमजोर और गरीब किसानों की कोई जरूरत नहीं है। राज्य के सारे लोग एक साथ एक ही मार्ग पर चलते जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वो रास्ता कहाँ जाता है, पर उनका नायक उन्हें चलते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। सब एक साथ चलिए, ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा, चलते रहिए। बेटा, अब नहीं चला जाता। माँ जी, आप मेरे पीठ पे बैठ जाइए। जिनके जिनके साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं, वो उन्हें अपनी पीठ पे बिठा लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद है जल्द हमें एक अच्छा बसेरा मिलेगा। उनको चलते चलते 3 दिन बीत जाते हैं, पर उनका सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, ना ही कोई मंजिल दिखाई दे रही थी। हम कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। ये मार्ग हमें विशाल जंगल में ले जाएगा। वहाँ भूखे जंगली जानवर हमारी शिकार करके हमें खा जाएंगे, देख लेना। अम्मा, आप क्यों परेशान हैं? आप नहीं चाहते हमें अच्छा इलाका मिले? चाहती तो हूँ बेटा, पर हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो गलत मार्ग है। 3 दिन से सब लोग एक ही रास्ते पर चलते जा रहे थे। अम्मा की बातें सुनकर उनकी हिम्मत टूट गई। लोगों को अमर के फैसले पर संदेह हो रहा था। 3 दिनों से चल रहे हैं, कुछ दूर और चलिए, मुझे यकीन है आगे कुछ अच्छा ही होगा। कुछ दूर चलते ही उनके सामने नदी आ जाती है। नदी देखते ही उनकी उम्मीद 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। सब लोग खुशी से नाचने और गाने लगते हैं। ये लोग कई सालों से सूखा देख रहे थे और अब एक पानी से भरी नदी देखकर उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। सभी लोगों ने मन भरकर पानी पिया। बच्चे पानी में खेलने लगे और उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो अब यही नदी के किनारे बस जाएंगे। इससे अच्छी जगह हमें गांव बनाने के लिए कहीं और नहीं मिलेगी। हम तो कहते हैं हमें यहीं रुकना चाहिए। हाँ, चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। नदी के किनारे सब ने मिलकर एक छोटा सा गांव बनाया। धीरे धीरे पास की जमीन पर ही खेती करना शुरू कर दिया। वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी, मानो उन्हें सोने की चिड़िया मिल गई। किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ। एक रात में नदी का पानी उनके गांव में घुस जाता है। सब अपने अपने घरों में से बाहर निकलते हैं। उनकी फसल भी खराब हो जाती है। क्या मुसीबत है, वहाँ पानी का अकाल था और यहाँ पानी घरों में आ रहा है। शायद हमने गड़बड़ कर दी, हम नदी से थोड़ी दूर अपना गांव बसाएंगे। फिर से लोगों ने नए गांव बनाने की शुरुआत की। नदी से थोड़ी ही दूर पर घर बांधे और खेती भी वापस शुरू की। बहुत बढ़िया, अब ये एकदम सही है। अब उन लोगों को लग रहा था कि वो सुरक्षित है, लेकिन 2 महीने बाद फिर से नदी का पानी गांव में आ जाता है। खेती की फसल फिर से खराब हो जाती है। और कितना तड़पा तड़पा कर मारोगे भगवान, एक ही बार में हम सबकी जान क्यों नहीं ले लेते हो? तड़पने से अच्छी बात है कि मैं अभी इस नदी में डूबकर जान दे दूं। अम्मा नदी की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ देवी माँ प्रकट हो जाती है। गलती आप लोगों की है। आप लोगों ने गांव बसाने से पहले यहाँ की जांच अच्छे तरीके से नहीं की। मैं हर वर्ष यहीं से गुजरती हूँ। पर देवी माँ, अब हम करे तो क्या करे? हमारे पास दूसरा उपाय भी तो नहीं है। कहाँ जाए? हमारे राजा ने हमें राज्य से निकाल दिया। जितनी भी बार कोशिश की, गाँव पानी में डूब गया। अब या तो हमें जीवन दान दे या तो हमें मौत दे। नदी तो जीवन दान देने वाली होती है। अगर हमने अपना रुख मोड़ लिया तो आगे के गांव में सूखा हो जाएगा, इसीलिए हम अपना रुख तो नहीं मोड़ सकते। पर आपके लोगों को वरदान देते हैं कि आपको हमारे पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके सारे लोग पानी में डूबकर भी जीवन जी पाएंगे। आपकी फसल हमेशा अच्छी होगी। साल में 4 महीने आपका गाँव पानी में डूबा रहेगा, पर फिर भी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। सब लोग देवी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और देवी माँ फिर से नदी में समा जाती है। धीरे धीरे पानी पूरे गांव को डुबा देती है, पर उन्हें पानी से कोई नुकसान नहीं होता। गांव वाले पानी में डूबकर भी जीवित रह पा रहे थे और उनकी फसल भी बहुत अच्छी थी।
किसी इंसान ने पानी में जीवित रहने का नहीं सोचा होगा। हम बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमें ये अवसर मिला। उनका गांव साल में 8 महीने तक धरती पर होता है और 4 महीने पानी के अंदर, और ऐसे ही यह अनोखा गांव खुशहाल गांव बन गया। सागर मार्केट में किराना दुकान चलाता था। जब सागर 19 साल का था तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। घर का बड़ा लड़का होने के कारण घर की अब सारी जिम्मेदारियां सागर पर आ गई और कॉलेज छोड़कर सागर को अपने पिताजी के दुकान का काम संभालना पड़ा। सागर की छोटी बहन माधुरी की शादी में उसके पिताजी ने कर्जा लिया था, जिसे उतारने के लिए सागर ने अपना घर भी बेच दिया था और अपने माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। सागर का बर्ताव सभी से बहुत अच्छा था और इसीलिए लोग भी हमेशा सागर के दुकान से ही सामान लेना पसंद करते थे। एक दिन सागर के दुकान के सामने एक कैब वाला और एक लड़की में बहस हो रही थी और सभी लोग उस बहस का मजा ले रहे थे। बात क्या है ये जानने के लिए सागर भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे मैडम, ऐसे थोड़ी ना होता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। भैया, मैं सच में मेरा पर्स घर पर भूल आई हूँ, उसमें मेरा फोन भी है। अभी सच में मेरे पास पैसे नहीं है। आप मुझे आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं घर जाकर आपके पैसे ऑनलाइन पे कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे सब पता है, ऐसे बहाने बनाकर बाद में कोई पैसे नहीं देता। मुझे मेरे अभी पैसे चाहिए बस। सागर उस कैब वाले को अच्छे से जानता था, इसीलिए दोनों की बहस सुनकर सागर बीच में ही बोल पड़ता है। अरे राहुल, क्या हुआ भाई? सुबह सुबह क्यों बहस कर रहे हो तुम? अरे देखो ना सागर भाई, सुबह सुबह एक सवारी मिली है और अभी बोल रही है कि मेरा पर्स भूल गई हूँ। अजीब लोग है यार। अरे कोई बात नहीं राहुल, कभी कभी गलती हो जाती है, हमें भी किसी की परेशानी समझनी चाहिए। ये मैडम अच्छे घर की लगती है, रुको मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम निराली है, आप मुझे आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं आपको घर जाकर आपके पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी। कोई बात नहीं मैम, चलिए पीछे ही मेरी दुकान है, मैं आपको मेरा नंबर देता हूँ। सागर निराली को लेकर अपने दुकान में आता है और उसे पानी देकर अपना मोबाइल नंबर देता है। लेकिन मैम, आपके पास तो पर्स भी नहीं है, अब आप वापस कैसे घर जाओगी? आप और ये कुछ पैसे रख लो और घर जाकर मुझे लौटा देना। थैंक यू सो मच। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। अब मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए, मैं घर जाकर आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी। अरे मैडम कोई बात नहीं, आप घर जाकर आराम से मुझे पैसे देना। निराली सागर का मोबाइल नंबर लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम को घर जाकर सागर को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देती है और सागर को कॉल करती है। आपके पैसे मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए और सुबह के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अब निराली और सागर फोन पर बातें करने लगते हैं। निराली को सागर से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब दोनों मिलकर कॉफी पीने भी जाने लगते हैं। उसी दौरान सागर को पता चलता है कि निराली उस शहर की एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो सागर निराली को समझाने लगता है। निराली, तुम एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली दुकान चलाने वाला एक बहुत ही गरीब लड़का हूँ। मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है, मैं किराए के घर में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। तुम्हारा और मेरा दोस्ती रखना भी ठीक नहीं है निराली, प्लीज आज से हम नहीं मिलेंगे। सागर, तुम मिलने की बात कर रहे हो? मैं तो आज तुमसे अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ सागर, मैं अपने आगे की पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। निराली की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सागर उसे ऐसा मायूस देखकर गले लगा लेता है। निराली अपने माँ पिताजी से बात कर शादी की जिद करती है और सागर के साथ शादी करने के लिए उन्हें मना ही लेती है। यहाँ सागर भी अपनी माँ और बहन से बात करता है और एक अच्छे मुहूर्त पर उन दोनों की शादी हो जाती है। निराली का स्वभाव सच में ही बहुत निराला था। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके ससुराल वाले गरीब है और उसने किसी बात की कोई शिकायत भी नहीं की। निराली,
तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ सागर, मैंने तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता जीवन में। मुझे तो बस तुम्हारे जैसा नेक दिल इंसान चाहिए था, अपना लाइफ पार्टनर, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और माँ जी भी मुझे कितना प्यार करती है। जीती रहो बहू, हमारे तो भाग ही खुल गए तुम्हारे जैसी बहू पाकर। सच में पिछले जन्म में हमने कोई पुण्य नहीं किए होंगे कि तुम्हारे जैसी बहू मिली है। निराली अपने घर में सबका ध्यान रखती थी और सबको खुश भी रखती थी। धीरे धीरे निराली सबकी लाडली बन चुकी थी। सागर की बहन को भी निराली बहुत सम्मान और प्यार देती। ये देख सागर की बहन माधुरी भी खुश थी। कुछ दिन बाद निराली के माँ पिताजी उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं और उसका छोटा सा किराए का घर देखकर अपना मुंह बना लेते हैं। तभी सागर की माँ निराली से, बेटी तुम अपने माँ पिताजी के साथ बैठकर बातें करो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सागर की माँ ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। बेटी तुम इतने छोटे से घर में कैसे रह लेती हो? तुम्हारा तो कमरा भी इस घर से बड़ा था। और ये क्या, तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है? क्या तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ते हैं? अरे कैसी बातें करती हो रश्मि तुम। हमारा दामाद कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, वो एक मामूली सा दुकानदार है। और वो इतनी चीजें अफोर्ड भी कैसे कर सकता है? इसीलिए तो अभी तक किराए के घर में रह रहा है वो। चलो बेटी मेरी बात मानो, तुम हमारे साथ अपने घर चलो और सागर को भी बोलो कि वो दुकान बंद कर मेरे साथ बिजनेस करे। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और सागर ने मुझे बहुत ही सुख सुविधाओं में रखा है। आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ, रही बात किराए के घर की, तो हम जल्द ही हमारा नया घर लेने वाले हैं। और हाँ, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और सागर, वो तो ऐसे है कि अगर आपने उन्हें कितने भी पैसे देने चाहे तो फिर भी वो आपसे एक पैसा भी नहीं लेंगे और ना ही कभी उन पैसों पर अपना हक जमाएंगे। वो अपने बलबूते पर ही अपनी पहचान बनाएंगे। पापा, क्या आप इस बात को भूल गए कि जब आप इस शहर में आए थे तो आपके पास क्या था? आपने भी तो आपकी मेहनत से ही आज ये मुकाम हासिल किया है ना। निराली की बातें सुनकर सागर की माँ को एहसास हो जाता है कि निराली सच में ही निराली लड़की है, जिसे अपने घर की इज्जत पैसों से ज्यादा प्यारी है। और निराली के पिताजी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो निराली से कहते हैं, सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया और अपने पैसे और अपने रुतबे के चक्कर में मैं अंधा हो चुका था। अपने पुराने दिन भुला बैठा। आखिर मुझे अब समझ में आया कि बेटी हमेशा अपने पति में अपने पिता को ढूंढती है। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं पापा, आप माफी मत मांगिए। और हाँ, मैं यहाँ पर सच में बहुत खुश हूँ। पिताजी, आप देख लेना, सागर बहुत जल्द ही आपसे ज्यादा तरक्की करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर दामाद किसका है? और सभी हंसने लगते हैं। चाय और नाश्ता लेने के बाद निराली के माँ पिताजी निकलने लगते हैं। तभी निराली की माँ सागर की माँ से, बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, न जाने मैंने क्या क्या कह दिया। नहीं नहीं बहन जी, आप माफी मत मांगिए। आपका कहना तो आपकी बेटी के प्यार की खातिर था। निराली के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। सागर अब दिन रात मेहनत कर नए नए बिजनेस करता है और कुछ ही सालों में उस शहर का सबसे बड़ा नामी बिजनेसमैन बन जाता है। सागर की फोटो हर आए दिन अखबार की फ्रंट पेज पर आती थी। ये देखकर निराली के पिता उस दिन को याद करते हैं और हल्की सी मुस्कान लेकर अपने दामाद के बारे में पढ़ते हैं। देखा दोस्तों, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। हम गरीबी में जन्म तो ले सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी गरीबी में बितानी है या मेहनत कर अपनी किस्मत खुद बदलनी है, ये सब अपने हाथों में ही होता है। इसीलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो।